ओहम्स लॉ। आपका जो अगला टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ आपका होता क्या है। ओहम्स लॉ को समझने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक सर्किट मान लेते हैं। माना कि ये आप लोगों का कोई कंडक्टर है और इस कंडक्टर के एक्रॉस में हमने क्या कर रखा है, हमने यहाँ पर इसके लिए पोटेंशियल अप्लाई किया। क्या क्या इसके लिए पोटेंशियल अप्लाई किया। तो पोटेंशियल अप्लाई करने के बाद में करंट हमारा I इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो क्या कहा गया है, ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा होता है कि जो आपका करंट I होता है जो इस कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इस पोटेंशियल के जो इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस में अप्लाई की गई है। तो आप क्या कह सकते हो, ओहम्स लॉ स्टेट्स दैट करंट फ्लोइंग इन ए सर्किट या करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, कि जो करंट आप लोगों का किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो कर रहा है, उसके अंदर से फ्लो कर रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो पोटेंशियल उस कंडक्टर के अक्रॉस में अप्लाई की गई है। कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों को बताया जाता है कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। वो जो डेफिनेशन होती है वो आपकी गलत होती है, वो रॉन्ग है। जो आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों को बतलाई कि करंट आप लोगों का पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये आपका एक्चुअल इसकी डेफिनेशन होती है जो ओहम्स ने बताई है। तो इसको हम थ्योरेटिकल पहले लिख लेते हैं। तो हमारा क्या होता है, इट स्टेट्स दैट करंट flowing through the conductor is directly proportional to the potential applied across the terminals of कंडक्टर। और ये हमारा होता क्या है, जब आपकी जो कंडीशंस हैं, जो फिजिकल कंडीशंस आपकी होती हैं, जैसे टेम्परेचर वगैरह होता है, नेचर ऑफ मटेरियल वगैरह होता है या प्रेशर वगैरह होता है, तो उनको जब कांस्टेंट रखा जाता है तब जाके हमारा I V के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन हम क्या कह सकते हैं कि करंट हमारा जो इस कंडक्टर के अक्रॉस में फ्लो कर रहा है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो पोटेंशियल इस कंडक्टर के टर्मिनल्स के अक्रॉस में अप्लाई किया गया है। यह आपका ओहम्स लॉ होता है। अब आप लोग इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हो, मैथमेटिकली आप लोग इसको इस तरह लिख सकते हो कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I के। अब ये हमारा साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, इसको हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे, V इज इक्वल टू R I। और R आपका क्या होता है, R आपका रेजिस्टेंस होता है। क्या होता है आप लोगों का, R आपका रेजिस्टेंस होता है। और ये आप लोगों का ओहम्स लॉ होता है, V इज इक्वल टू R I, या आप I R कह सकते हो। समझ आ गया। अब इसके अलावा हमारा क्या होता है, अब इसके अलावा हम इसमें से अपना अलग टॉपिक बना सकते हैं अगला अपना, कि जो आप लोगों का डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ, जो आप लोगों ने पीछे रिलेशन निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन निकाला, तो उससे आप लोग किस तरह ओहम्स लॉ को
डिड्यूस कर सकते हो, निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ। ठीक है, डिडक्शन ऑफ ओहम्स लॉ, ये हम अगली हेडिंग अपनी बना लेते हैं। अब आप लोगों ने क्या पढ़ा? आप लोगों ने पढ़ा कि जो करंट आप लोगों का होता है और जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उनके बीच में रिलेशन होता है NEAVD। वीडी आपकी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये आप लोगों का रिलेशन होता है। इसके अलावा आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी आपकी होती है उसकी वैल्यू होती है E, कैपिटल E टाउ अपॉन में m, ये आप लोगों का रिलेशन होता है। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों ने क्या पढ़ा है? इसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी भी कंडक्टर को पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है तो वो हमारा होता है V इज इक्वल टू E/L, ये हमारा इसके बराबर होता है। V इज इक्वल टू E/L, इसके बराबर हमारा होता है। समझ आ गया? ठीक है, अब हम यहाँ इसमें क्या कर सकते हैं? अब हम यहाँ पर निकाल सकते हैं E की वैल्यू। तो E हमारा क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है L को हम यहाँ इसके मल्टीप्लाई कर देंगे, पोटेंशियल इनटू, सॉरी ऐसा नहीं होता है, ये आप लोगों का होता है इस तरह। किस तरह होता है कि आप लोग जो पोटेंशियल अप्लाई करते हो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू लेंथ के बराबर होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग निकाल सकते हो E इज इक्वल टू V/L, आप लोग निकाल सकते हो। तो अब क्या करो? अब यहां पर आप लोग VD की जगह ये वैल्यू पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? I इज इक्वल टू NEA, VD आपका क्या है? E टाउ अपॉन में m आप लोगों का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कैपिटल E की वैल्यू आपके पास में है तो आप लोग इसको पुट कर दीजिए। तो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू N E इंटू E का स्क्वायर आपका हो जाएगा, NE का स्क्वायर A, और आपका क्या हो जाएगा? टाउ, E की वैल्यू V/L आपका हो जाएगा, और बाई में आपका M दे रखा है ML, ये आपका हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो? अब आप लोग कर सकते हो, इसको आप लोग यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए और ये आपका यहाँ डिवाइड में पहुँच जाएगा। वो कैसे पहुँच जाएगा कि I के यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपका ML हो गया और ये डिवाइड में हो गया NE का स्क्वायर A टाउ हो गया आप लोगों का, और इधर आप लोगों का क्या रहा? V रहा। क्या रहा? V रहा। तो अब हम इस I को इधर लेके पहुंच जाएं तो क्या होगा हमारा? अब हमारा यहां पर हो जाएगा ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A टाउ इज इक्वल टू V/I। ठीक है, और यहां से हम क्या कर सकते हैं? अगर I को इसके बाई में अपॉन में लेके जाएं तो V/I इज इक्वल टू R हो जाएगा, आप लोगों का हो जाएगा ना। तो आप लोग क्या कह सकते हो? सो V/I इज इक्वल टू R। ठीक है, और यहां पर क्या मानो? यहां पर आप लोग कर सकते हो बिकॉज R इज इक्वल टू ML डिवाइड बाई NE स्क्वायर A टाउ आपका ये हो जाएगा। तो जो रिलेशन हमने निकाला था करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में, उससे हम ओहम्स लॉ को इस तरह निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपके समझ आ गया? इसको नोट डाउन कर लीजिए। पॉज। अब देखो, इससे आगे आपका टॉपिक होता है, छोटे छोटे टॉपिक्स मैं आपको करा रहा हूं जिनका यूज आगे होगा। ठीक है, इनको आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो अगला टॉपिक आपका है, इसमें आपको कराते हैं करंट डेंसिटी। क्या होती है आपकी? करंट डेंसिटी। करंट के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है, करंट डेंसिटी के बारे में आप लोगों ने नहीं पढ़ा है। जो करंट डेंसिटी आप लोगों की होती है उसको हम जैसे किससे जैसे उसको डिनोट किया जाता है, और करंट डेंसिटी का फॉर्मूला होता है रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया। रेशियो ऑफ करंट टू द
एरिया, ये आपका करंट डेंसिटी होती है। तो इसकी आप लोग डेफिनेशन इस तरह बना सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ करंट टू द एरिया। और आपकी करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट जो आपका होता है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। और करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि वो एडिशन ऑफ स्केलर लॉ, स्केलर एडिशन लॉ को ओबे करता है, वो वेक्टर लॉ एडिशन को ओबे नहीं करता, इसीलिए करंट हमारी स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा जो आप लोगों का करंट डेंसिटी होती है वो आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्या होती है? वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो आप क्या लिख सकते हो? यहां पर आप लिख सकते हो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, ये आप लोगों की वेक्टर क्वांटिटी होती है। और आपसे अगर पूछा जाए कि जो आपका करंट डेंसिटी है उस करंट डेंसिटी की एसआई यूनिट क्या होती है? एसआई यूनिट आपकी हो जाएगी, क्योंकि आप लोग करंट को मापते हो एम्पियर में और एरिया को मापते हो मीटर स्क्वायर में। एसआई यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब इससे आगे आप लोग देखो, इससे आगे आप लोगों का टॉपिक होता है कंडक्टेंस। क्या होता है? कंडक्टेंस आपका होता है। और कंडक्टेंस के बारे में आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो आपकी सेकंड यूनिट है उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा है कंडक्टेंस के बारे में। जो कंडक्टेंस आपका होता है उसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है, उसको कैपिटल जी से डिनोट किया जाता है। और कंडक्टेंस हमारा होता है G इज इक्वल टू 1/R। मतलब क्या है? कंडक्टेंस का मतलब हो गया कि रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस आपका कंडक्टेंस होता है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? इट इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, यह आपका हो गया। और हमारी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट इज, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को मापते हैं ओम में, ठीक है, और कंडक्टेंस को मापेंगे महो, ओम का उल्टा महो। मतलब क्या हो जाएगा? इसकी यूनिट हो गई ओम इनवर्स, या इसको आप लोग महो भी कह सकते हो और या इसको सीमेन भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? सीमेन भी आप लोग कह सकते हो, जो सीमेन को हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। इसकी तीनों यूनिट कंडक्टेंस की ही होती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा आप लोगों का होता क्या है? इसके अलावा आप लोगों का थर्ड इसमें टॉपिक आपका बन जाएगा कंडक्टिविटी। क्या बन जाएगा? कंडक्टिविटी। और जो कंडक्टिविटी आपकी होती है उसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? सिग्मा से डिनोट करते हैं। इससे पहले सिग्मा का यूज आपने किया किसके लिए? सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए। किसके लिए क्या यूज किया? सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए सिग्मा का यूज किया। इस सेकंड यूनिट आपकी जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है इसमें आप लोग सिग्मा का यूज कर रहे हो कंडक्टिविटी के लिए। ठीक है, और कंडक्टिविटी आप लोगों की क्या होती है? ये हमारी जो सिग्मा होता है ये कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जाता है। रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहा जा सकता है। ठीक है, और यहाँ इसके आप लोग इसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो, इसके लिए भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हो। वो आपको बाद में बता दिया जाएगा जब टॉपिक आपका नेक्स्ट होगा। इसमें आपको नोट्स में आपको इसी में दे रखा है साथ साथ। ठीक है, आप वहाँ से मिले, लेकिन आपको आगे उसको समझा दूंगा किस किस तरह निकालेंगे। ठीक है, तो हमारा होता क्या है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो आप लोग क्या कहोगे? इट इज द रेसिप्रोकल
ऑफ रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हमारा होता है। और इसकी यूनिट हमारी क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हमारी हो जाएगी, क्योंकि इसकी यूनिट हमारी होती है कंडक्टिविटी की पर ओम पर मीटर। क्या होती है? SI यूनिट इज पर ओम पर मीटर, या ओहम इनवर्स दे रखा है, इसकी जगह महो भी लिख सकते हैं, सीमेन भी लिख सकते हैं, या आप लोग इसको कह सकते हो महो पर मीटर, या आप लोग कह सकते हैं सीमेन पर मीटर। यह तीनों हमारी कंडक्टिविटी की क्या होती हैं? SI यूनिट होती हैं। अब यहाँ से आप लोग इसकी अगर कंडक्टिविटी के आप लोग निकालना चाहें डायमेंशनल फार्मूला, या इसके अलावा आप डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर निकालना चाहें किसका? कंडक्टेंस का, उसका डायमेंशनल फार्मूला आप लोग निकाल सकते हो। तो हम आपको उसका डायमेंशनल फार्मूला निकालना बताते हैं कि इसका डायमेंशनल फार्मूला किस तरह निकलेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम इसको साफ कर लेते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा आपका, हम यहाँ पर करेंगे, पहले तो आप लोग निकालो रेजिस्टेंस की। किसकी निकालो? रेजिस्टेंस की, क्योंकि आप लोगों का होता क्या है, आप लोगों का अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू IR होता है ना। तो रेजिस्टेंस का हमें डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो R इज इक्वल टू हम V बाई I कर देंगे, पोटेंशियल बाई करंट, यह आपका हो गया। और जो पोटेंशियल आपका होता है, इसका फॉर्मूला होता है वर्क डन बाई चार्ज। क्या होता है? वर्क डन बाई चार्ज आप लोगों का होता है। ठीक है, और इसके अलावा करंट आप लोगों का होता है I, कैपिटल I होता है। ठीक है, तो आप लोगों का यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? वर्क डन। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, वर्क डन बाई Q इंटू I, ऐसे भी कर सकते हैं हम इसको। अब यहाँ पर देखो वर्क डन का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है mL/T-2, ये आपका होता है। ठीक है, और इसके अलावा चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है AT, करंट इनटू टाइम होता है, और करंट को हम मापते हैं एम्पियर में, कैपिटल A आपका हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा A और A का स्क्वायर हो गया। अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, A की -2 हो जाएगी, T है प्लस का, ऊपर जाकर हो जाएगा माइनस का, मतलब ऐसे हो जाएगा आप लोगों का। देखो mL/T-3, T ऊपर जाएगा, और A इंटू A का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो A की -2 हो गई, T की -1 हो गया। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है आप लोगों का? रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला आप लोगों का निकल के आ जाएगा mL/T-2 यहाँ पे है, और -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो क्या हो गया? mL/T-3A-2, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ चुका है। अब इसी तरह अगर आप कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालोगे, तो कंडक्टेंस क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस होता है। तो इसका उल्टा हमारा क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस का कैपिटल G डायमेंशनल फॉर्मूला, इसका उल्टा क्या हो जाएगा? M-1, L का L-2, जो माइनस का है प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, T-3A-2, यह आपका कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया। ठीक है, अब इसके अलावा ये कंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ पर आप कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालोगे? क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो रेजिस्टेंस हमारा होता है वो हमारा बराबर होता है ρ इंटू L/A, इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको हम आगे नेक्स्ट टॉपिक कराएंगे इसका। ठीक है, इसीलिए डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए आपको समझाया जा रहा है, आगे आपको पता लग जाएगा ये कहाँ से निकल के आता है, ध्यान रखना है आपने। तो आपका रो, जिसको रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी कहा जाता है, क्या होता है? R इंटू A को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, R इंटू A डिवाइड बाई L आपका हो गया। तो क्या करोगे? इस यहाँ पे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, तो क्या करोगे? R का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया? mL/T-3A-2, यह आपका R का डायमेंशनल फॉर्मूला। और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है L²,
और लेंथ का होता है L आपका होता है। एक L से आपकी एक L कैंसिल हो गई, एक L बची और यहाँ पर 2 L हैं, 3 है मतलब 3 L हो गई। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ML3T-3A-2। ये आपका किसका, कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये आपका निकल के आ गया है। ठीक है, कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकल के आपका आ गया है। समझ आ गया? ठीक है, तो जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक, फिर इसको साफ करेंगे। फिर क्या होता है, इसके अलावा आपका कंडक्टिविटी, आपका रेजिस्टिविटी का निकल के आ गया डायमेंशनल फॉर्मूला। तो फिर यहाँ पर कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टिविटी होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर +3, a की पावर +2। ये हमारा कंडक्टिविटी का डायमेंशनल फॉर्मूला ये निकल के आएगा, ये रेजिस्टिविटी का, ये कंडक्टिविटी का। ठीक है, बोर्ड साफ करो। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक, इससे पहले यहाँ पे कराते हैं रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस आप लोगों का होता क्या है, इस रेजिस्टेंस को हम कैपिटल R से डिनोट करते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस क्या करता है, जो करंट के फ्लो का अपोज करता है किसी सर्किट में। इलेक्ट्रिकल सर्किट में जो करंट के फ्लो का अपोज करता है उसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। इसके अलावा इसकी दूसरी डेफिनेशन हम बना सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड across the terminals of a conductor to the current flowing through the conductor। ये इसकी दूसरी डेफिनेशन हो जाएगी। दोनों डेफिनेशन आपके लिए करा देते हैं, जो आपको ठीक लगे वो आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, पहली डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज डिफाइंड एज द resistance which opposes the flow of current in an electrical सर्किट। इसके अलावा आप लोग इसकी दूसरी डेफिनेशन बना सकते हो, क्या बना सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल अप्लाइड across the terminals of a conductor to the current flowing through the सर्किट। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, हमको पता है ओहम्स लॉ होता है V इज इक्वल टू आई आर, आप लोगों का होता है। तो R क्या हो जाएगा, I को हम यहां लेके पहुंच जाएंगे, तो मतलब R इज इक्वल टू V बाई I हो जाएगा। पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर, यह आप लोगों का हो गया। और रेजिस्टेंस को हम किस में मापते हैं, SI यूनिट हमारी रेजिस्टेंस की होती है ओहम। क्या होती है, ओहम होती है। ओहम का सिंबल आपका ये होता है, ओहम का सिंबल आपका ये होता है। अब इसके अलावा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला मैं पीछे भी निकाल चुका हूं। क्या निकल के आया था, ML2 T-3 A-2, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया था। समझ आ गया? तो समझ आने के साथ में नेक्स्ट टॉपिक कराते हैं आपके लिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो बेटा बोर्ड साफ करो।
तो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का होता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी आप लोगों की क्या होती है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इसको रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो आप लोगों का रेजिस्टेंस होता है वो हमारे लेंथ के, किसी भी कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब किसी भी कंडक्टर की लेंथ इंक्रीज होगी तो हमारे रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज होगी, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, और दूसरी बात क्या है कि जो रेजिस्टेंस आपका होता है, जो एरिया होता है कंडक्टर का, जो कंडक्टर का एरिया होता है उस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर सकते हैं, तो कंबाइन करने के साथ क्या आएगा, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए आपका हो गया। अब यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू रो, इसकी जगह L बाई ए। इसको कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी भी कहा जाता है। ठीक है, यह आप लोगों का फॉर्मूला यहां पर निकल के आ गया है। अब किसी भी कंडक्टर, कोई भी सर्किट है आपकी, उसमें आपका एरिया किसी कंडक्टर का 1 मीटर स्क्वायर है और उस कंडक्टर की लेंथ 1 मीटर है, तो उस टाइम आपका रेजिस्टिविटी रेजिस्टेंस के बराबर होगी। मतलब क्या, अगर लेंथ किसी कंडक्टर की 1 मीटर है और एरिया उसका 1 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, तो उसका जो रेजिस्टेंस है रेजिस्टिविटी के बराबर हमारा होगा। ठीक है, अब इसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो आप लोगों की रेजिस्टिविटी होती है R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये फॉर्मूला आप लोगों ने निकाला है। तो यहां से आप लोग इसकी SI यूनिट कैसे निकालोगे, तो SI यूनिट निकालने के लिए देखो, A को यहां मल्टीप्लाई कर दो, L आपका डिवाइड में पहुंच जाएगा, मतलब R इंटू ए, L आपका डिवाइड में इज इक्वल टू रो रेजिस्टिविटी। अब यहां से आप SI यूनिट निकालोगे, SI यूनिट इज, SI यूनिट कैसे निकालोगे, रेजिस्टेंस को आप मापते हो किसमें, ओम में, एरिया को मापते हो मीटर स्क्वायर में, लेंथ को मापते हो मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया तो आपका क्या निकल के आया, ओम मीटर। ये हमारी रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की हमारी क्या निकल के आती है, SI यूनिट। अब इसके अलावा डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने इससे पहले आपको निकाल के दिखाया, तो डायमेंशनल फॉर्मूला हम यहां पर कर सकते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकल के आया था आप लोगों का, ML3T-3A-2, ये आपका डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आया था। आई होप बच्चों आप लोगों के समझ आ गया होगा। तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और स्किप करके बिल्कुल ना देखें। एग्ज़ाम के उससे आपके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप इनको ढंग से प्रिपेयर करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।